एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल चित्रवाल में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पशु स्वास्थ्य। देखो, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था पशु स्वास्थ्य के अंतर्गत कुछ सामान्य बीमारियां, और उसी के अंतर्गत जो भी नेक्स्ट है वो आज पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आज का देखते हैं टॉपिक है जू। देखो, जू जो है वो क्या है, एक प्रकार के परजीवी होता है, और जो ये क्या करती है, पशुओं का जो रक्त होता है उस रक्त को क्या करता है, चूसने का कार्य करता है। तो ये बता दीजिए, पशुओं का रक्त व लसिका द्रव्य चूसती हैं। पशुओं का रक्त व लसिका द्रव्य चूसने का क्या करती है, कार्य करती है। अब रक्त चूस रही है, लसिका द्रव्य चूस रही है, तो पशुओं में क्या हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं इसकी जू की प्रजातियां। जू की क्या देखनी है, प्रजातियां। देखो, जू की प्रजातियों के अंतर्गत सबसे पहली जो प्रजाति आती है, प्रजाति अपन देख रहे हैं, उस प्रजाति का नाम है हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस। हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस पहली प्रजाति कौन सी है, हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस। जो हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस जो प्रजाति है वो गोवंश में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, गोवंश में पाई जाती है, अर्थात गायों में पाई जाती है। गोवंश में पाई जाती है, और गोवंश में क्या करेगी, जो भी रक्त है उसको चूसने का कार्य करेगी। अब बात आती है, बता दिया अपन ने, हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस गोवंश में पाई जाती है, और इसको शॉर्ट नोज्ड कैटिलाउस क्या किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट नोज्ड कैटिलाउस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट नोज्ड कैटिलाउस के नाम से भी इसको जानते हैं। सबसे बड़ी प्रजाति यानी जू की जो सबसे बड़ी प्रजाति है वो प्रजाति कौन सी है, हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस प्रजाति है। तो यहां बता दिए सबसे बड़ी प्रजाति, सबसे बड़ी प्रजाति। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि गोवंश में पाई जाने वाली प्रजाति का नाम क्या है, हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस। सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है, हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो ये प्रजाति है हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस है, इसका प्रकोप सर्वाधिक फरवरी मार्च में होता है। कब होता है, फरवरी मार्च में होता है प्रकोप, फरवरी मार्च में सर्वाधिक प्रकोप कब होगा, फरवरी मार्च में होगा। किस प्रजाति का, हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस का, जो गोवंश में पाई जाती है। फिर बात कर लेते हैं क्या काम करती है। तो सिंपल सी बात है, पहले ही बता दिया, क्या कर रही है, रक्त को चूसने का कार्य करेगी। रक्त चूस कर क्या हो गई, के कारण क्या हो गई, पशुओं में रक्तहीनता उत्पन्न हो जाती है। पशुओं का रक्त चूसने से पशुओं में रक्तहीनता आ जाती है, यानी पशुओं में क्या हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसकी दूसरी प्रजाति, हेमेटोपाइनस ब्रुफेलाई। दूसरी प्रजाति कौन सी है, हेमेटोपाइनस ब्रुफेलाई। हेमेटोपाइनस जो ब्रुफेलाई है
वो भारत में पाई जाती है और भैंस पर पाई जाती है। ब्रोफीलाई, देखो यहां से शब्द आपको याद करना है। याद कैसे करोगे? ब्रोफीलाई, यहां से बफेलो शब्द निकाल लेना। क्या निकालोगे? बफेलो शब्द निकालोगे। बफेलो मतलब भैंस। तो यहां बताइए, भारतवर्ष में भैंस पर पाई जाने वाली, भैंस पर जो पाई जाने वाली जू है वो कौन सी है? हेमेटोपाइनस ब्रोफीलाई। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर तीसरी प्रजाति। नंबर तीसरी प्रजाति है लिगोनेथस। तीसरी प्रजाति का नाम क्या है? लिगोनेथस। लिगोनेथस ओविलिस। ओविलिस, ओविस एरिस, थोड़ा सा याद आया। ओविस एरिस किसका जूलॉजिकल नेम आया? भेड़ का। किसका आ गया? भेड़ का। तो भेड़ में पाई जाने वाली जो प्रजाति है, भेड़ में पाई जाने वाली जो प्रजाति है उसका नाम क्या आ गया? अपने ओविलिस। देखो थोड़ा सा याद अपने आप ही हो जाएगा, ओविस एरिस। उस ओविस एरिस के नाम से आपको याद हो जाएगा। तो भेड़ में पाई जाने वाली। ठीक है, अब देखो इसको किस नाम से और जानते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? शरीर जू। शरीर जू के नाम से भी जानते हैं, नीली जू के नाम से भी जानते हैं और फेस लाउस के नाम से भी इसको जानते हैं। किस किस नाम से? शरीर जू, या तो शरीर जू बोल दिया या नीली जू बोल दिया। क्या बोल दिया? नीली जू बोल दिया या फिर फेस लाउस बोल दिया। ऐसे लाउश बोल दिया। तो भेड़ में जो पाई जाती हैं कौन प्रजाति जू की? वो शरीर जू, नीली जू या फेस लाउस के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद देखिए नंबर 4 जू की जो चौथी प्रजाति है, लिनोगनेथस पिडेलिस। नेक्स्ट जो अपने पास में चौथी प्रजाति है जू की, उसका नाम है लिनोगनेथस पिडेलिस। भेड़ की टांगों व पैरों पर पाई जाने वाली, भेड़ में ये पाई जाती है लेकिन पैरों व टांगों पर पाई जाती है। तो आपको बताना है भेड़ के पैरों व टांगों पर पाई जाने वाली जो प्रजाति है वो है लिनोगनेथस पिडेलिस। ठीक है, इसको पाद जू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाद जू के नाम से भी जानते हैं। ये शरीर जू थी और ये जू किस प्रकार की है? पाद जू, यानी पैरों पर पाई जाने वाली जू। अच्छा सॉरी, यहां देखो नाम लिखने में थोड़ा सा लिनोगनेथस जो प्रजाति है ओविलिस, ये प्रजाति भेड़ की है, शरीर जू कहलाती है। लिनोगनेथस पिडेलिस प्रजाति भेड़ की है और इसको किस नाम से जानते हैं? पाद जू के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रजाति, ये चौथी थी, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रजाति के ऊपर। पांचवा भी देखते हैं लिनोगनेथिस। लिनोगनेथिस
गनेथस स्टेनोप्सिस। क्या नाम आ गया? स्टेनोप्सिस। स्टेनोप्सिस। लिनोगनेथस स्टेनोप्सिस जो प्रजाति है ये बकरी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बकरी में पाई जाती है। लिनोगनेथस ओविलिस, लिनोगनेथस पिडेलिस, और उसके बाद में तीसरा देखा लिनोगनेथस स्टेनोप्सिस। दो प्रजातियां थी भेड़ में पाई जाती है लिनोगनेथस के नाम से, और तीसरी जो प्रजाति आ गई लिनोगनेथस स्टेनोप्सिस, ये प्रजाति किसमें पाई जाती है? बकरी में पाई जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर छठी प्रजाति, जो छठी प्रजाति है उसका नाम है माइक्रोथोरेसियस। माइक्रोथोरेसियस कैमेली। माइक्रोथोरेसियस कैमेली, जो माइक्रोथोरेसियस कैमेली है, कैमेलस, और कैमेलस किस नाम आते हैं? ऊंट के ऊपर आ जाता है। तो ये जो प्रजाति है वो किस में पाई जाती है? ऊंट में पाई जाती है। ठीक है, ये तो आगे इसकी 6 प्रजातियां वापस एक बार बता देता हूं कौन कौन सी है। हिमेटोपाइनस, पहली जो प्रजाति अपने पास में आई वो कौन सी आ गई? हिमेटो के नाम से आ गई। हिमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस, ये तो किसमें पाई जाती है? गाय में पाई जाती है। दूसरी प्रजाति अपने पास में आई हिमेटोपाइनस ब्रुफेलाई, क्या गया? ब्रुफेलाई, ये भैंस में पाई जाती है। तीसरी प्रजाति अपने पास में आई लिनोगनेथस ओविलिस, ये भेड़ में पाई जाती है लेकिन इसको शरीर जू के नाम से जानते हैं। चौथी प्रजाति अपने पास में आई लिनोगनेथस पिडेलिस, इसको पाद जू के नाम से जानते हैं। पांचवी प्रजाति आ गई लिनोगनेथस स्टेनोप्सिस, ये अपने पास में बकरी में पाई जाती है। और उसके बाद में छठी प्रजाति अपने पास में आ गई माइक्रोथोरेसियस कैमेली, और ये किस में पाई जाती है? ऊंट में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके लक्षण, यानी जो भी आपका जू है उसके जू से काटने से पशु के शरीर पर कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखो पहला लक्षण, पशु के शरीर को काटकर रक्त चूसने से पशुओं में उत्तेजना उत्पन्न होती है। पहला लक्षण अपने पास में क्या आ गया? पशु के जो शरीर है उसको काटने से क्या हो जाती है? उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। रक्त चूसेगा, और रक्त चूसेगा तो उस पर पशु में क्या हो जाएगी? उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद देखिए दूसरा लक्षण, पशु अपने शरीर को काटता है, यानी जो पशु होता है खुद ही क्या करता है? अपने शरीर को काटता है। पशु अपने शरीर को काटता है, मुंह से क्या करता है? अपने शरीर को काटता है। उसके बाद तीसरा जो होगा, सिंपल सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या हो जाएगा? रक्त की कमी आ जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? रक्त की कमी हो जाएगी, और रक्त की कमी होगी तो पशु कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा? पशु कमजोर हो जाएगा, और पशु कमजोर होने से क्या हो जाएगा? लास्ट में पशु की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए रक्त क्या होता है? बाहर निकलता है, और रक्त बाहर निकलने से क्या होती है? मक्खियां आकर्षित हो जाती है, जिससे स्ट्राइक रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो लक्षण है उस लक्षण के ऊपर आपको देखना है, ध्यान देना है। रक्त बाहर निकलने से मक्खियां आकर्षित होती हैं। क्या होता है? मक्खियां आकर्षित होती हैं, और मक्खियां आकर्षित होने के कारण
स्ट्राइक जो रोग होता है, कौन सा रोग? स्ट्राइक। स्ट्राइक जो रोग है उस स्ट्राइक रोग का कारण बन जाता है, प्रकोप हो जाता है। तो ये जो भी है जू है, उस जू के कारण अपने को लक्षण देखने को मिले। उसके बाद आते हैं इसका उपचार अपने को करना है। जू का उपचार करना है तो देखो पशुओं में जो जू का उपचार करने के लिए क्या करना चाहिए हमारे को? पशुओं के शरीर पर जो मेलाथियन कीटनाशी आता है उस मेलाथियन कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। उपचार पशु शरीर पर 0.5 से 1% मेलाथियन पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। मेलाथियन क्या है? एक प्रकार का कीटनाशी है, तो इस मेलाथियन पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद यदि भेड़ की बात करें तो भेड़ में थोड़ा सा अलग कंट्रोल कर लेना। भेड़ में ब्यूटॉक्स, भेड़ में क्या करोगे? किसका प्रयोग करोगे? ब्यूटॉक्स का प्रयोग करोगे, और इस ब्यूटॉक्स की जो मात्रा होगी वो रखी जाएगी 0.2%। कितनी रखी जाएगी? 0.2% रखी जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जू के बाद में किलनी। जू के बाद में देखते हैं नेक्स्ट किलनी। देखो जो किलनी होता है एक प्रकार का बाह्य परजीवी होता है। क्या होता है? बाह्य परजीवी होता है। क्या है? एक प्रकार का बाह्य परजीवी, और बाह्य परजीवी होने के कारण रिकेट्सिया रोगों को संचालित करने का कार्य करता है। जो रिकेट्सिया रोग है उनको संचालित करने का कार्य कौन करता है? किलनी, यानी किलनी करता है, और किलनी क्या है? बाह्य परजीवी है। अब इसके कारण से स्पोटिड ज्वर है, क्यू ज्वर है, हृदय रोग है। ठीक है, कौन से? स्पोटिड ज्वर, क्यू ज्वर, नाम से भाई थोड़ा सा नाम ही ऐसा ही है, क्यू ज्वर, हृदय रोग, हृदय गला रोग, हृदय गला रोग। ठीक है, ऐसे क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। लक्षण देखते हैं किलनी से उत्पन्न होने वाले लक्षण। किलनी का प्रकोप होने से पशु में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो देखो पशुओं के जो पशु है उसमें क्या हो जाता है? ये भी रक्त को चूसता है, तो रक्त को चूसने के कारण क्या हो जाता है? रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी। छोटा जो बच्चा है उसमें क्या हो जाता है? प्रकोप हो जाएगा, तो उसका समुचित विकास नहीं हो पाएगा। छोटे पशुओं का समुचित विकास नहीं होता है। समुचित विकास नहीं होता है। किलनी के प्रकोप से क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है, और रक्त की कमी होने से क्या होता है? जो भी छोटे पशु होते हैं उन छोटे पशुओं का क्या होता है? समुचित विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए त्वचा पर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। त्वचा पर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो नेक्स्ट लक्षण बता दीजिए। त्वचा पर सूजन, दूध की कमी, दूध की कमी हो जाती है। तो ये लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। ये तो इसका अपन ने क्या देखा? लक्षण देखिए। अब अपने को क्या देखना है? इसका कंट्रोल देखना है। तो एक तो मेलाथियानी यूज में लोगे। क्या यूज में लोगे? मेलाथियानी यूज में ले लो। दूसरा ब्यूटॉक्स यूज में ले लो।
भाई जैसे जू का कंट्रोल किया वैसा ही कंट्रोल अपने को किसका करना है, किलनी का करना है। तो देखो ब्यूटॉक्स, ब्यूटॉक्स की जो मात्रा है वो रखनी है 0.2 से 0.5%। कितनी रखनी है, 0.2 से 0.5% रखनी है। उसके बाद में दूसरा दिया अपन मेलाथियान, दूसरा क्या दिया था, मेलाथियान। मेलाथियान की जो मात्रा है वो रखी 0.5 से 1%। कितनी रखी, 0.5 से 1%। और तीसरा ले लो निकोटीन, तीसरा क्या ले लो, निकोटीन। जो निकोटीन है इस निकोटीन की मात्रा ले लो 0.1%। रेडी है, 0.1% निकोटीन की मात्रा लेनी है। तो इसके अंतर्गत जू देख लिया, उसके बाद में किलनी देख लिया, और उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अतिसार। नेक्स्ट रोग देखा अतिसार। कौन सा देख रहे हैं, अतिसार। देखो अतिसार दास्त लगना, इसको और किस नाम से जान सकते हैं अपन, किस नाम से जान सकते हैं, दास्त लगना या पेट चलना। दास्त लगना या पेट चलना के नाम से भी जान सकते हैं। कारण क्या होता है अतिसार का, देखो पशु क्या करता है, हरा चारा ज्यादा खा लेता है। क्या कर लेता है, कच्चा हरा ज्यादा चारा खा लेता है। उस कंडीशन में क्या पेट में कीड़े हो जाते हैं, उस कारण से क्या हो जाता है, अतिसार हो जाता है। तो कारण बताइए, कच्चा हरा चारा अधिक खाने के कारण, जो कच्चा हरा चारा है उसके ज्यादा खाने के कारण क्या हो जाता है, अतिसार हो जाता है। या पेट में कीड़े हैं, पेट में कीड़े हैं, उस कंडीशन में पेट में कीड़े होने के कारण भी क्या हो जाता है, अतिसार हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए लक्षण। अतिसार के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो सिंपल सी लिखा हुआ आ रहा है दस्त लगना। क्या आ रहे लक्षण, जो पहला लक्षण दिखेगा वो क्या होगा, पतले दस्त। पतले दस्त लगते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं दस्त। तो पतले दस्त, त्वचा क्या हो जाती है, सूख जाती है। त्वचा क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो दूसरा लक्षण बताइए, त्वचा सूखी। त्वचा कैसी हो जाती है, सूख जाती है। तो त्वचा सूखी। पशु का कमजोर होना, जुगाली बंद करना। भाई देखो जुगाली तो क्या होता है, नॉर्मल हर पशु कोई भी रोग होता है उसमें बंद कर ही देता है। तो यहां बता दीजिए पशु का कमजोर होना, पशु का कमजोर होना, जुगाली न करना या जुगाली बंद करना, ये लक्षण पतले दस्त, त्वचा सूखी, ये तो दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण हो गए इसके। उसके बाद में पशु कमजोर हो जाता है, जुगाली बंद कर देता है। कंट्रोल करोगे, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल चिकित्सा। इसके अंतर्गत नेक्स्ट हमारे पास आई चिकित्सा। देखो चिकित्सा के लिए आप याद रखो, जो अरंडी का तेल होता है, या तो अरंडी का तेल ले लो, अलसी का तेल ले लो, तिल का तेल ले लो, कुछ भी ले सकते हो। और उसकी जो मात्रा होगी वो होगी 160 से 220 ग्राम। कितनी होगी, 160 से 220 ग्राम। आप अरंडी का तेल ले लो, या तो क्या लेना है, अरंडी का तेल, या अरंडी का तेल न लेके आप अलसी का तेल भी ले सकते हो, या अलसी का तेल न लेके आप तिल का तेल भी ले सकते हो। ठीक है, अरंडी का ले सकते हो, अलसी का ले सकते हो, तिल का ले सकते हो। मात्रा कितनी लेनी है, 160 से 220 ग्राम लेनी है। इसके अंदर 300 ग्राम क्या मिलाओगे, अफीम मिलाओगे। क्या मिलाओगे, 300 ग्राम अफीम मिलाओगे। और 300 ग्राम अफीम मिलाकर क्या दे दोगे,
पशु को दे दोगे तो आपके जो भी अतिसार है उसका उपचार हो जाएगा। इसके अलावा सल्फामेजाथिन की गोली भी दे सकते हो। इसकी गोली दे सकते हो, सल्फामेजाथिन। सल्फामेजाथिन की गोली देकर भी अतिसार का कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आ गया समझ में इतना? चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आफरा। नेक्स्ट रोग आता है और नेक्स्ट रोग का नाम है आफरा। नेक्स्ट रोग कौन सा आ गया? आफरा। कारण अधिक हरा चारा खाने के कारण। कारण क्या होता है? अधिक हरा चारा खा लेगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आफरा आ जाएगा, पेट में गैस बन जाएगी। ठीक है, देखो अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो मैंने क्या कहा? पेट में गैस बन जाएगी, पेट दर्द होगा, श्वास लेने में कठिनाई होगी। तो पेट में गैस बनना, पेट में गैस बनना, पेट में गैस बनेगी, श्वास लेने में क्या होगा? कठिनाई होगी। श्वास लेने में कठिनाई, श्वास लेने में क्या हो जाएगी? कठिनाई उत्पन्न होगी। श्वास थोड़ा सा क्या होगा? जोर आएगा श्वास लेने में। इसके अलावा गोबर व मूत्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। गोबर व मूत्र का बंद होना, गोबर व मूत्र का बंद होना, पेट में गैस का बनना, श्वास लेने में कठिनाई, गोबर व मूत्र का बंद होना, ये किसके लक्षण है? आफरा के लक्षण है। कंट्रोल करोगे, चिकित्सा करना है आपको इसकी चिकित्सा। तो देखो चिकित्सा के लिए आप ध्यान रखो, इसके अंतर्गत सबसे पहला आपको क्या करना है? लगभग 11 ग्राम हींग काम में लोगी। क्या काम में लेना है? 11 ग्राम हींग काम में लेना है। हींग के साथ में 58 ग्राम तारपीन का तेल काम में लोगे। क्या काम में लोगे? तारपीन का तेल काम में लोगे। कितना? 58 ग्राम। 58 ग्राम तारपीन का तेल, और इसके साथ में अलसी का तेल भी मिलाना है। क्या मिलाना है? अलसी का तेल भी मिलाना है। कितना? 650 ग्राम। 650 ग्राम अलसी का तेल मिलाओगे और तीनों को मिलाकर क्या करना है? पशु को देना है। लगभग 11 ग्राम हींग, 11 से 12 भी हो सकती है, 11.5 भी, 11.5% भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। 11 ग्राम हींग, 58 ग्राम तारपीन का तेल और 650 ग्राम अलसी का तेल मिलाओगे, तीनों को मिलाओगे और तीनों को मिलाकर क्या कर दोगे? पशु को दे दोगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है और उस यंत्र का नाम है ट्रोकार कैन्यूला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहां देख लेना, जेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ट्रोकार कैन्यूला एक प्रकार का क्या है? यंत्र है। इस यंत्र की सहायता से गैस बाहर निकालोगे। इसकी सहायता से गैस बाहर निकालने के लिए कौन से यंत्र काम में लोगे? ट्रोकार कैन्यूला यंत्र काम में लोगे। ट्रोकार कैन्यूला यंत्र की सहायता से गैस बाहर निकालनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में यंत्र कौन सा आ गया? ट्रोकार कैन्यूला आ गया। किस काम में लिया जाता है? ट्रोकार कैन्यूला का गैस बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, चलो आफरा के बाद में नेक्स्ट रोग देखते हैं, अपच या कब्ज। अपच या कब्ज यानी जो भी शरीर में भोजन है वो पचता नहीं है, इसके कारण क्या होता है? अपच हो जाता है। कब्ज या अपच, कब्ज या अपच जो है, देखो क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है? आपने चारा दे दिया, चारा देने के बाद
चारा देने के बाद पशु को पानी नहीं पिलाया, चारा देने के बाद पशु को पानी नहीं पिलाने के कारण क्या होता है, जो चारा होता है वो रुमेन, चारा जो होता है वो एक तो रुमेन और दूसरा ओमेजम। पढ़ाया था मैंने आपको कि जो पशु का शरीर है वो 4 भागों में विभाजित होता है। एक रुमेन पढ़ाया था, दूसरा रेटिकुलम पढ़ाया, तीसरा ओमेजम पढ़ाया और चौथा पढ़ाया था एब ओमेजम। ये शरीर के जो पेट था वो पेट 4 भागों में विभाजित था, पशु का पेट था वो 4 भागों में विभाजित था, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एब ओमेजम। तो पशु को अपने क्या दिया, चारा दे दिया, चारा देने के बाद पानी नहीं देने के कारण, पानी नहीं पिलाने से, पानी नहीं पिलाने से एक तो किसमें, रुमेन में, एक तो किसमें, रुमेन में और दूसरा ओमेजम में, इन दोनों भागों में क्या हो जाएगा, चारा फंस जाएगा और जिसके कारण क्या हो जाता है, कब्ज उत्पन्न हो जाता है। आ गया समझ में, किस किस में, रुमेन में और ओमेजम में। ये याद रखना, रुमेन और ओमेजम में क्या हो जाता है, चारा फंस जाता है जिसके कारण क्या होता है, कब्ज उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद देखिए कब्ज या अपच होने के कारण क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहली चीज, गोबर करेगा लेकिन क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा और कठोर करेगा, सख्त तो करेगा। तो यहां लक्षण, पहला लक्षण बताइए, गोबर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सख्त व कठोर, सत्य बोल दो या कठोर बोल दो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करेगा। कैसे करेगा, कठोर करेगा, यानी जो गोबर होगा वो क्या होगा, सख्त होगा। उसके बाद दूसरा जो लक्षण है, मूत्र का ज्यादा आना, जो पेशाब होती है, मूत्र होता है वो क्या होता है, ज्यादा आती है। तो मूत्र का ज्यादा आना, मूत्र का ज्यादा आना भी किसका लक्षण है, कब्ज व अपच का लक्षण है। भूख में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, पशु कैसे रहने लग जाता है, सुस्त रहने लग जाता है। भूख में कमी, भूख में कमी, पशु सुस्त रहने लगता है, पशु क्या है, सुस्त रहने लगता है। देखो कब्ज होने से, कब्ज होता क्यों है, पहली चीज तो क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कब्ज उत्पन्न होने के कारण। तो वहां से आपके क्वेश्चन बनेगा, रुमेन व ओमेजम में चारा फंसने के कारण, रुमेन व रेटिकुलम में चारा फंसने के कारण, रुमेन व एब ओमेजम में चारा फंसने के कारण, या रुमेन व जो भी आपका क्या है, ओमेजम में चारा फंसने के कारण। तो यहां बता दीजिए, रुमेन व ओमेजम में चारा फंसने के कारण क्या होता है, कब्ज उत्पन्न होता है। उसके बाद में लक्षण बताया आपने, गोबर क्या होगा, सख्त करेगा और थोड़ी थोड़ी मात्रा में करेगा, मूत्र क्या होगा, ज्यादा आएगा, भूख में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और पशु कैसे रहने लग जाता है, सुस्त रहने लग जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसकी चिकित्सा। नेक्स्ट आपको इसको कंट्रोल करना है, चिकित्सा आपको इसकी करनी है। तो चिकित्सा के लिए आप क्या करो, देखो चिकित्सा के लिए आप क्या करना है, आपको वही अरंडी का तेल काम में लेना है। इसका तेल काम में लेना है, अरंडी का लेना है, तिल का लेना है और अलसी का काम में लेना है। और कितनी मात्रा लेनी है, 600 ग्राम लेनी है। ठीक है, तो यहां बताइए, अरंडी, अलसी और तिल, इन तीनों का तेल बराबर मात्रा में यानी 600 ग्राम लोगे, 200 ग्राम कंप्लीट तीनों चीज आ जाएगी। 600 ग्राम जो तेल ले रहे हो, उस 600 ग्राम तेल में क्या करोगे, 80 ग्राम सौंठ मिलाओगे। क्या करना है, 80 ग्राम आपको सौंठ मिलानी है और 80 ग्राम सौंठ मिलाकर आप क्या कर दोगे, उसको पशु को दे दोगे।
ठीक है, तो पशु में जो भी कब्ज है या अपच है वो दूर हो जाएगी। आ गया समझ में? आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।